जी। आवाज आ रही? हाँ, आ रही बढ़िया। अ, जी, वेलकम धन्यवाद। आवाज है आपका इस आज के सेशन के लिए। और अ, आज आप वेस्टर्न टाइप में काम कर रहे हैं और ऐसे पद पे होने के बाद आपका भी। जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस सेशन में मेरे को टाइम देने के लिए। और सभी को सुप्रभात। सबसे पहले मैं परमात्मा को नमन करता हूँ कि इस धरती पर जन्म दिया, और उन माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पाल पोस कर इस काबिल बनाया, जिनको मैं सत सत नमन करता हूँ। और आज के इस जूम मीटिंग में मेरे सभी ऑफलाइन कहूँगा, मैं सभी मेरे सीनियर को सबको सुबह का प्रणाम। और आज की जूम मीटिंग जो है का जिम्मेदारी मैंने ली है, उसके लिए मैं मेरा पूरा परिचय दे रहा हूँ। मैं हिरालाल लास्के, मेरा व्यवसाय है शासकीय सेवा, पद है तहसीलदार और विभाग है राजस्व। राजस्व विभाग में मैं सेवारत हूँ। और मेरी एज हो गई है 54 ईयर्स। और मेरी शासकीय सेवा में सेवा अवधि है 33 वर्ष 6 माह और 15 रोज आज हो गए मेरा। आज मेरे को 33 वर्ष 6 माह और 15 रोज की सेवा यात्रा हो गई। इस सेवा यात्रा में मैंने कहाँ कहाँ सेवाएं दी उसका भी थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। मैं जिला खरगोन का रहने वाला हूँ और खरगोन जिले में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो खरगोन जिले में मैं खरगोन तहसील, भगवानपुरा तहसील, झिरनिया तहसील में सेवाएं दी। उसके बाद वहां से प्रमोशन होकर आरआई पद पर बड़वानी जिले में आया। और बड़वानी जिले में भी मेरे द्वारा बड़वानी तहसील, राजपुर तहसील, पानसेल तहसील और अंजड़ तहसील में सेवाएं दी। उसके बाद वहां से बड़वानी से ही मेरा नायब तहसीलदार में प्रमोशन हुआ था। तो लगभग लगभग मैं 2.5 से 3 साल बड़वानी रहा। उसके बाद अलीराजपुर आ गया। आज वर्तमान में अलीराजपुर सोंडवा तहसील का प्रभार है मेरे पास। और इस जर्नी में मैंने क्या खोया और उससे क्या पाया, जो आज भी मेरे साथ है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है, वही मेरी ताकत है। तो मैं आ, ये ब्राह्मण मेरी ब्राह्मण। जर्नी। आ रहे आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, बढ़िया आ रही है ये मेरी आपकी। जर्नी है। और इस गेंगन वाटर और इस यात्रा में मैं अप्रैल 2022 में प्रवेश हुआ मेरा। और इस यात्रा के लिए भी मेरे को, जैसे आप बैठे हैं पटवारी जी, हमारे ग्रेट लीडर राम रतन मलकाया जी और दीपक सेन डॉक्टर साहब ने बड़वानी में आकर मुझे डेमो दिखाया। और डेमो दिखाने के बाद मुझे लगा कि यार ये चीज बहुत अच्छी है और इसे अपने घर में स्थान देना चाहिए। क्योंकि समझ में भी सब कुछ आ गया था, जैसा इन लोगों का मेरे यहाँ आने का मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया और बताया गया है कि 1 घंटे का एक सेशन रहेगा, डेमो रहेगा। और उसमें आपको देखना है। और यदि हो सके तो आसपास के जो भी है और उनको बुला सकते हैं, तो 2 4 5 फैमिली को बुला ले। तो वैसे ही मैंने विचार किया और इस डेमो के लिए तैयार हुआ। डेमो के लिए आए ये लोग और मैंने
4 या 5 फैमिली को बुला भी लिया था, बढ़िया सा डेमो देखा। डेमो देखने के बाद उसमें ऐसा लगा कि कुछ क्वेश्चन भी थे, क्वेश्चन भी किए, क्वेश्चनों का निराकरण भी अच्छे से समझ में आया। फिर भी सबको लगता है कि ये डिवाइस के लास्ट में जब डेमो देखते हैं और डेमो देखने के बाद जैसा डेमो अपन भी देते हैं बहुत सी जगह लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, इसकी प्राइस क्या है। तो हमने डेमो देखा और डेमो देखने के बाद कोई ने भी ये सवाल नहीं किया। तो मलगाई जी ने बोल दिया चलो ठीक है, आप लोगों ने इसका ये नहीं पूछा पर मैं आप लोगों को बता दूं। उन्होंने हमें इस डिवाइस की प्राइस बताई। तो प्राइस सुनने के बाद जो जितनी उसमें डेमो देखे और जो समस्या जो अपन ने इसको समझ में आया था कि यार बहुत अच्छी है ये चीज और ये अपने घर में होना चाहिए, बहुत जरूरी है, परिवार की आवश्यकता है और परिवार में इसकी भविष्य में इसको बहुत महत्व भी मिलेगा। क्योंकि ये कीमत सुनकर वो जितनी भी अच्छाई एक तरफ हो जाती है और कीमत एक तरफ हो जाती है। तो उस समय तो हमने कर दिया कि नहीं ये डिवाइस हम लगाएंगे, ठीक है, विचार करते हैं, विचार करेंगे। इन लोगों ने बता भी दिया, समझा दिया, उसके बाद चले गए। तो हम भी उसमें लगभग 4 से 6 महीने निकल गए। एक बार फिर आए ये लोग, फिर बताया, मैंने कहा चलो ठीक है, तैयारी कर दी। उस समय हमने 5 डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए, चेक भी साइन करके दे दिया, क्योंकि अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे। मैंने बताया कि 2 4 6 8 रोज में जैसा भी होगा अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ये करते करते 2 4 8 महीने निकल गए। 2 4 8 महीने बाद फिर तीसरी बार ये लोग और आए और कहा कि यार ये डिले मत करो। तो उस रोज फिर यही बात रही कि आज मेरे पास इतने हैं, आज ऐसा करना है, और वही पैसे ट्रांसफर किए और डिवाइस बुक हुई। और 22 अप्रैल 2022 को 21 अप्रैल 2022 को हमारे यहाँ ये डिवाइस इंस्टॉल हुई। जब से इस डिवाइस का कैंगन पानी का यूज करने लगे, एक अलग ही फीलिंग होने लगी। जैसे कहते ना, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, उसी रोज से हमारी लाइफ चेंज हो गई। तो इस प्रकार से इस डिवाइस को अपने घर में स्थापित किया, यूज करना शुरू किया। जब यूज करना शुरू किया और मेरे साथियों ने, कुछ लोगों ने जो डेमो देखा था, उनको पता हुआ कि इनके यहाँ डिवाइस लग गए, तो वो कॉल करके ही मेरे यार 1 बॉटल पानी लेके आना, 2 बॉटल पानी लेके आना करके मैसेज आने लगे। और वैसे ही मैंने फिर, जैसे हमारे बहुत अच्छे इस टीम में, मेरी टीम में जो है सबसे मुझे अच्छी ग्रोथ देने वाले विजय चौहान है, उनके और हमारे बहुत अच्छे ऑफिस एक ही जगह थी, एक ही ऑफिस में काम करते थे। तो वो मजाक मजाक करते हुए उन्होंने बुलवाया ऑफिस में। हमने उस 2 बॉटल पानी का यूज किया, देखा, समझा। फिर उन्होंने भी सोचा कि यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से ये जर्नी आगे बढ़ी और उसी इसको बढ़ाते हुए मैंने कलेक्टर ऑफिस में ही एक ग्रुप डेमो करवाया था। और ग्रुप डेमो में ही विजय चौहान सर है, उनके द्वारा उस डेमो को देखा, समझा और उस इस टीम में वो शामिल हुए। तो ये तो मेरी जर्नी थी और जर्नी में शामिल हुए। आज मैं 83 डिवाइस मेरी लग गई है। और जैसे आप जानते हैं कि मेरा पद एक तहसीलदार का पद है। उस समय भी मैं वहाँ पे नायब तहसीलदार के पद पर था। तो समय की बहुत कमी रहती है, फिर भी समय बहुत है। समय का प्रबंधन, समय को जो जैसे कहते हैं नहीं, समय ही सोना है। और यदि समय को जिसने भी समझ लिया, समझे कि वो सक्सेस की ओर बढ़ जाता है। तो वही सेवा के साथ साथ में इस जर्नी में मैंने समय
दिया और इस टीम का मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट सहयोग मिला और सहयोग के साथ में आज मुझे 3.5 साल के लगभग हो गए हैं और इस जर्नी में मैं यहाँ तक पहुंच भी गया हूँ। इसमें मेरे टीम का बहुत अच्छा सहयोग है और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। तो मैं उसी जर्नी में आज मुझे जो टारगेट मिला है नेटवर्किंग मार्केटिंग ही क्यों, केंगन ही क्यों और ड्रीम और टारगेट, ये आज मुझे इस पे चर्चा करने के लिए टारगेट मिला है और इसी टारगेट को मैं लेकर सबसे पहले मैं जैसे नेटवर्किंग मार्केट ही क्यों, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, तो मैं जैसे बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम स्वतंत्र होकर कार्य कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या दबाव नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि आज मैं एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट संवैधानिक पद पर हूं और संवैधानिक पद पर रहते हुए बहुत सारी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन होती है, उसी गाइडलाइन के अंदर हमारे काम रहते हैं। तो मैंने शुरू से इस शासकीय सेवा में 15 से 16 साल में पटवारी रहा। इस पटवारी पद से मुझे क्या मिला और उसके बाद 14 साल आरआई में रहा, उसमें मुझे क्या हासिल हुआ। उसके बाद ये 4-5 साल से मैं एक संवैधानिक पद पर पदस्थ हूं और कार्य कर रहा हूं। तो इस 33 साल की यात्रा और ये 3.5 साल की यात्रा, इसकी मैं तुलना करता हूं। नेटवर्किंग मार्केटिंग और शासकीय सेवा इस ग्रुप में आज अभी 267-68 साथी है। इसमें बहुत सारे साथी होंगे जो शासकीय सेवा में हैं और शासकीय सेवा में कोई भी ऐसा अपने मन से या गाइडलाइन के बाहर होकर काम नहीं करता है। शासन से जब सेवा में आते हैं और एक घोषणा पत्र दिया जाता है, उस घोषणा पत्र में लिखा जाता है कि शासन की जो शर्तें उसी शर्त के साथ हम काम करेंगे। तो शासन के जिस पद पे है जैसे निर्देश मिलते हैं उसी निर्देश के अनुसार काम करना पड़ता है। टाइम रहती है, प्रतिबंधित रहता है हमारे लिए शासकीय सेवा में। उस नेटवर्किंग मार्केटिंग में ऐसा कोई प्रतिबंध या किसी के दबाव या किसी के प्रभाव या किसी के भी इसमें नहीं, काम होता है स्वभाव से। और शासकीय सेवा में हम कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में बंधे हैं, चाहे संवैधानिक पद हो, चाहे असंवैधानिक पद हो, चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हो जैसे कलेक्टर हो, चाहे छोटे पटवारी हो, टीचर हो, अन्य विभाग कहीं भी हो, पर कहीं ना कहीं हमको उस रूल में चलना पड़ता है, उस टाइमिंग में चलना पड़ता है, उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। जो हमें टारगेट मिलता है, जो हमें समय दिया जाता है, जो हमें काम सौंपा जाता है, उसी काम के इसमें किया जाता है और उसी के थ्रू हमें उसी नियमों के साथ कार्य करना पड़ता है। तो ये शासकीय सेवा में इतना भी अपन काम करते हैं, चाहे आपको टाइम मिला उस टाइम में काम करो या और टाइम में भी काम करो, उसमें जो शासन द्वारा जो प्रतिफल निर्धारित किया गया वही मिलता है। आप कितने भी अच्छा काम करोगे, कितने भी अच्छा समय दोगे, कितनी भी अच्छी आप उस विभाग में रहकर प्रोग्रेस शासन को दोगे, आपको वही प्रतिफल मिलेगा। बस इतना रहेगा कि आपको एक प्रशंसा पत्र मिल जाएगा और बड़े अधिकारियों द्वारा पीठ थपथपा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। यदि इस
सेवा में आपने बहुत अच्छे काम किए, सब अच्छे काम किए, और एक आध भी गलती हो जाती है, कोई काम किया गया तो उसमें आप दंड के भागीदारी भी होते हैं। तो ये सेवा मेरी 33 साल की है। 33 साल में ऐसा दंड के भागीदारी तो मैं नहीं रहा। मैंने बहुत अच्छे काम भी किए, बहुत अच्छा अधिकारियों का सपोर्ट भी मिला, और बहुत अच्छा आज भी बड़े से बड़े अधिकारी और छोटे छोटे के बीच में रहकर काम करता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और सपोर्ट है भी। क्योंकि आज मैं ये अपनी केंगन की यात्रा में 3.5 साल से हूँ। इस केंगन यात्रा में जो सपोर्ट रहा है, मिल रहा है, वो ये 33 साल की सेवा में नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं 15 से 16 साल पटवारी रहा और 3 तहसीलों में काम किया। 3 तहसीलों में काम किया, वहां बहुत साथी पटवारी थे, तहसील का स्टाफ भी था, बहुत सारे ग्रामीण के कोटवार भी थे, बहुत सारे ऊपर के बड़े अधिकारी भी थे, बहुत उस हल्के के किसान भी थे, और तहसील के किसान भी और तहसील के लोग भी थे, और बड़े बड़े इलेक्शन जैसे काम भी है। क्या उसमें मेरी टीम है? क्या उस इस काम के लिए मुझे कोई अलग से सपोर्ट है? जैसे मैं पटवारी था तो वहां की यात्रा छोड़ के मैं आगे बढ़ गया, तो मेरी जो वहां जिनके साथ में काम किया सब वहीं छूट गई। उसका मुझे अलग से आज कोई भी अलग से कोई बेनिफिट या प्रतिफल नहीं मिल रहा है। उसके बाद में मैं आ रहा ही रहा, बड़वानी में आया। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में मैंने राजपुर में 8 साल काम किया। वहां 100 गांव थे मेरे पास, 25 पटवारी थे, और 100 के लगभग कोटवार थे, और पूरी तहसील का स्टाफ था। उनके बीच में भी काम किया, वहां भी मेरी बहुत अच्छी टीम थी। लेकिन वो टीम क्या काम की, कौन उसके मेरे साथ में चल रहा है? वहां से आगे बढ़ने के बाद वो पूरी टीम वहीं रह गई। उसके बाद में बड़वानी से अलीराजपुर आया। अलीराजपुर में भी मेरी वही टीम है। मैं नायब तहसीलदार के पद पर पोस्टेड हूँ। आज सोंडवा में मेरे पास 134 गांव है, 62 पटवारी है, 170 कोटवार है, और 15 बाबू और प्यून का स्टाफ है। क्या मेरे इस गाइडलाइन के अंदर में काम कर रहा हूं, वही मुझे सपोर्ट उस शासकीय कार्य में मिलता है? क्या मैं स्वतंत्र होकर उस कार्य के बाहर काम कर सकता हूं, उसमें सपोर्ट मिलता है क्या? नहीं। यही अंतर है कि आज की 23 साल की शासकीय सेवा में जो मैंने काम किया, जिस टीम के साथ में काम किया, उस टीम से मुझे अतिरिक्त, जैसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा कोई भी प्रतिफल नहीं मिलता। और इस 3.5 साल की केंगन यात्रा में आज कितने साथी साथ में बैठे हैं? मेरी बहुत बड़ी टीम है, और टीम के साथ में इस कार्य को करते हुए मैं टीम के साथ कार्य कर रहा हूं। उसमें मुझे इतना सपोर्ट मिला जो 33 साल में नहीं मिला। 33 साल की सेवा की तुलना 3.5 साल की इसमें करता तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में कार्य करने का बहुत अनुभव तो नहीं है। मैं इस काम के साथ साथ में एक पार्ट टाइम में काम कर रहा हूं, लेकिन इस 33 साल की और 2.5 साल की इस यात्रा में बहुत अंतर है, बहुत है। मैं जब 10 बजे से 6 बजे के बाद जब इस कार्य के लिए निकलता हूं, और मेरी टीम को बोल रखा है कि इसके बाद मुझे उपयोग करो, मेरा काम लो, तो इसमें मेरे को ये लगता है कि मैं स्वतंत्र हूं, किसी के भी दबाव में नहीं, किसी के भी प्रभाव में नहीं, किसी भी के भी अभाव में नहीं। मैं काम कर रहा हूं स्वभाव में इस केंगन यात्रा में। क्यों कि इसमें जो भी टाइम मेरे को फिक्स करना है, मेरे को कहाँ जाना है, मैं खुद उसके लिए प्रेपर होता हूँ और इस कार्य को करता हूँ। तो ये नेटवर्किंग मार्केटिंग में
जो भी कार्य करता है वो अपने स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसमें किसी प्रकार का किसी का टाइम बाउंड नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है और न किसी प्रकार का किसी का दबाव होता है। तो ये मैंने देखा है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग बहुत अच्छी है। इसमें कितने नेटवर्क होता है आज वाव ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि रोज कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, कितने प्रकार के अलग अलग मैसेज आते हैं, कितने अच्छी शिक्षा मिलती है, कितने अच्छे एक तरह से जैसे कोचिंग करते हैं और कितना अच्छा वो मिलता है, ज्ञान मिलता है। बहुत अच्छे तरह से बड़े बड़े लीडर एक विश्व स्तर की बातें होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें दोनों चीज है, हेल्थ भी है और वेल्थ भी है। हेल्थ के संबंध में अपन जहां देखें तो आज हेल्थ के कितने इशू हैं। आज प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी हेल्थ के प्रति अस्वस्थ है, कहीं ना कहीं पीड़ित है। और ये जो कैंगन डिवाइस है ये क्या है, रिटर्न टू ओरिजिन। ये क्या है कि मूल की ओर हमें ले जाती है। मूल कैंगन मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन, मूल की ओर ले जाती है। और इससे कहीं ना कहीं हमको एक वो प्राकृतिक जल मिलता है। और वो प्राकृतिक जल ऐसे जो है कि हमारे शरीर में 70 से 75% है। और यदि ये प्राकृतिक रूप से जो अपन चर्चा करते हैं कि गंगोत्री का पानी, अभी जमजम का पानी, हुंजा घाटी का पानी, ये सभी जो 30-40 जगह का चीजों का अपन चिन्हित करके इसका जो विशेषताएं देखते हैं, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं जो हिमालय की और बड़ी बड़ी इनसे जो वनस्पति कहें, जैसे औषधि कहें, उससे कहीं ना कहीं उसका औषधियों का उस पानी में वो आके मिलता है। और उससे हम इस बड़ी बड़ी आज के वर्तमान में जो कई प्रकार की शारीरिक डिसीज चल रही है उसमें काम करता है। तो कैंगन ही क्यों, कैंगन में ऐसा देखा जादू है, प्राकृतिक है। और पृथ्वी पर 70% जल है और वही 70% अपने शरीर में भी जल है। तो क्यों ना हम इसी के ऊपर काम करें और इसी को एक धारणा बनाकर काम करने से आज के वर्तमान में जो कई प्रकार के वायरस कहो, डिसीज कहो, बीमारियां कहो, कि जो भी समझ ले, जो डिसीज है उसके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो एक कैंगन वाटर एक ऐसा है कि आज जितने भी मानव कहो कि जीवित पशु पक्षी प्राणी, किसको इस जल की आवश्यकता नहीं है। जल की आवश्यकता पृथ्वी पर जितने भी जीवित पशु पक्षी प्राणी मानव है सबको आवश्यकता है। और ये कैंगन समझो, या और भी इस जल के पानी की बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या ये कभी बंद हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि हर एक को इसकी आवश्यकता है। तो मैं इसमें क्या खोया और उससे क्या पाया, जो आज भी मेरे साथ है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, यही मेरी ताकत है। आज हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी
ऑर्गन्स कहो या ये कहो क्या है, हमारे शरीर के बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ये है। इसमें सबसे ताकतवर क्या है? इसमें सबसे बड़ा ताकतवर है हमारा दिमाग, ब्रेन। आज की वर्तमान टेक्नोलॉजी जो विश्व में कहो कि टेक्नोलॉजी का है, इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया? इस टेक्नोलॉजी को कोई भगवान या कोई और किसी ने नहीं बनाया। इस टेक्नोलॉजी को हमारे दिमाग ने ही बनाया। और इस ब्रेन को हम जैसी कमांड देंगे वैसा काम करेगा। इस ब्रेन को वैसा ऑपरेटर चाहिए जैसा उसको काम लेना है। तो ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ताकत है, ये दिमाग। और जिसने भी इस दिमाग का उपयोग किया है वो इसमें सफल है। जैसा आप इस दिमाग को कमांड दोगे, जिस प्रकार से इसको आप चलाओगे, वो इस प्रकार से चलेगा। लेकिन इस ब्रेन को भी संतुलन चाहिए। और ये संतुलन कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा कैंगन वाटर से। क्योंकि आज की वर्तमान में हम जो सामान्य रूप से जिस पानी का यूज कर रहे हैं वो कैसा है? क्या इस हमारे ब्रेन के चलाने के लिए उपयुक्त है? नहीं है। क्योंकि आज हमें इस ब्रेन को चलाने के लिए, जैसे टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, गाड़ी में जिस टू व्हीलर में पेट्रोल डलता है उसमें हम डीजल नहीं डालते। फोर व्हीलर गाड़ी है जिसमें डीजल डलता है उसमें पेट्रोल नहीं डालते, पेट्रोल डलता है उसमें डीजल नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? कि इसका इंजन, उसके पार्ट्स खराब हो जाएगा। तो क्या ये हमारा शरीर, ये भी हमारी एक ऊपर वाले परमात्मा द्वारा दी गई एक मशीन ही है। और क्या इस मशीन में ऐसे पार्ट्स हैं जो मार्केट में मिल जाते हैं? उस इन पार्ट्स, जिन पार्ट्स, जो पार्ट्स गाड़ी के हैं, बाइक के हैं, वो तो मार्केट में मिल जाते हैं। उसके बाद भी हम इस डीजल पेट्रोल को सही पंप पे जाके डलवाते हैं कि यार यहाँ डलवाना वाला है। और इस जो परमात्मा द्वारा बनाई गई मशीन है उसके पार्ट्स कहीं नहीं मिलते। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते हैं। तो इसी को समझते हुए मैंने सुना था कि हमारे शरीर की, हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन की कीमत क्या है। हमारे बॉडी, शरीर की कीमत मैंने कहीं नहीं सुनी थी कि 322 करोड़। कितने? 322 करोड़ की ये मेरी बॉडी है। और इस 322 करोड़ की बॉडी के सामने हमारे 2,18,000, 2,77,000 क्या लगते हैं? एक पार्ट्स अगर डैमेज होता है या कुछ होता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं तो लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो हमारे ब्रेन में कितने प्रतिशत पानी है? हमारे ब्रेन में कितने प्रतिशत पानी है? 74.5%। और उस ब्रेन का पीएच 7.1 पीएच। और हम दे क्या रहे हैं सामान्य रूप से? 4 या 5 पीएच का पानी।
वो भी 400-500 TDS का। वैसे ही हमारा शरीर में ब्लड है, ब्लड में कितने % पानी होता है? 83%। और उसका pH 7.4 pH से 7.45 pH का होता है। ब्लड आज के विश्व में कोई ऐसी मशीन या ये ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो ब्लड बना सकती है। ये हमारा 322 करोड़ का देह है, शरीर है, और हम 250 से 300 ग्राम भोजन, फ्रूट या जूस लेते हैं। उसी से लेने के बाद ये मेरी काया है, जो मेरे अर्गन्स है, उसी के माध्यम से ये हमारा ब्लड बनता है। ऐसी कोई कंपनी या ऐसी कोई मशीन या कोई ऐसी विश्व में किसी ने नहीं बनाई जो ब्लड बना सकती है। और इस देह काया को हम बहुत सरलता से लेते हैं, कितनी कीमती है। लीवर में 86% पानी होता है और लीवर का pH 7.2 होता है। लीवर का काम क्या होता है? ब्लड बनाना। किडनी में 83% पानी होता है, तो उसका pH होता है 7.5 से 8.0 तक pH। किडनी क्या काम करती है? डेमो में हम ग्रीन टी के माध्यम से बताते भी हैं। किडनी का काम हमारे ब्लड को फिल्टर करने का होता है। ग्रीन टी के माध्यम से हम हमारे केंगन पानी और सामान्य पानी में डेमो में बताते हैं क्या किडनी हमारे सामान्य पानी से सही काम कर सकती है। ये सभी ने देखा होगा। इसीलिए किडनी डैमेज हो रही, किडनी फेल हो रही, किडनी कहीं ना कहीं इंफेक्शन हो रहा है। क्यों? कि हमारा पानी जो है, सामान्य पानी जो है 400 से 500 TDS का पानी है और 4 से 5 pH का है। कहीं ना कहीं वही किडनी को डैमेज कर रहा है। एक मिनट। हाँ, बस अभी मैं 9 बजे आता हूँ। 9 बजे ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो जैसे हमारे शरीर के अर्गन से बहुत कीमती कीमती अर्गन्स हैं, और इन अर्गनों को जो समझता है, जिन्होंने इसको इमेज दी है, वही समझकर इस केंगन डिवाइस का अपने घर में स्थान दे रहा है। बहुत से लोग उसको बहुत महंगी है और ये हमारे काम की नहीं करके उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में इसकी हर परिवार को आवश्यकता रहेगी और हर परिवार में इसको लगाना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि कई प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारियां पनप रही है। तो जैसे केंगन के ऊपर सभी लोग अपने पूरे ग्रुप में बात करते भी है। केंगन से सब संतुष्ट भी है जिन्होंने केंगन डिवाइस का यूज कर रहे हैं, जिस पानी का यूज कर रहे हैं। अगला पॉइंट है ड्रीम और टारगेट। तो जैसे मैं एक छोटे से गांव जो आज भी
पक्का रोड नहीं है, बिजली की आज भी समस्या है वहां पे। ऐसे गांव से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हूं। और ड्रीम कहो तो मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और उनका एक सपना था। आवाज आ रही? आ रही, बढ़िया आ रही मान, आ रही? कंटिन्यू। जैसे मेरे माता पिता का सपना था, ड्रीम था कि बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि अनपढ़ थे, खेतों में काम, खेती बाड़ी में काम करते थे, और उनको पढ़ाई लिखाई के इसमें वो जीरो थे, कहीं भी कुछ नहीं मालूम था। लेकिन उन्होंने ये सुना था कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है और कहीं ना कहीं नौकरी दिलाना है। उन्होंने एक सपना देखा था कि बच्चों को पढ़ाना है और कहीं भी नौकरी करे या कहीं भी शहर में जाके काम करे। यह हम जो काम कर रहे ये नहीं करे, ये उनका सपना था। और उनके द्वारा जो सपना देखा गया और उन सपनों पे उनके द्वारा जो काम किया गया, और वो सपने में सफल भी है। क्यों? कि उनके द्वारा जो हमें सपने के हिसाब से जो काम कराने और जो पढ़ाई लिखाई में उन्होंने मार्गदर्शन दिया, केवल उनको कुछ नहीं मालूम था, केवल स्कूल भेजना, स्कूल में क्या कर रहे हैं वो भी पता नहीं था। प्राइमरी स्कूल में टीचर से, मास्टर से जरूर बात कर लेते थे कि हमारा बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा। वहां से उनका सपना साकार हुआ। प्राथमिक प्राइमरी से मिडिल में आए, मिडिल में गांव से जब बाहर भेजा तो वहां भी उनका सपना था कि हमारा बच्चा गांव से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ेगा और वहां पढ़ के एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और अच्छा नंबर से पास होगा। उस समय कोई प्रतिशत और कोई श्रेणी का कोई वो नहीं था, केवल पास होना जानते थे। सपना देखा, उस सपने को भी हमने साकार किया। हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में आए, हॉस्टल में रहे। उनका सपना था कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे और एक अच्छी नौकरी ले। उन्हें तो मालूम नहीं था कि काहे की नौकरी ले, पर नौकरी ले। तो उनके सपने के अनुसार हमने काम किया। इधर हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हुए और उनका सपना था कि शासकीय नौकरी लग जाए। हायर सेकेंडरी के बाद में उनके सपने अनुसार नौकरी लगी, पटवारी बन गए। पटवारी बनने के बाद उनको कुछ बातचीत करते थे, परिवार में बैठते थे, उठते थे, लोग आते थे, लोग समझते थे, जानते थे, पूछते थे यार आपका बच्चा ये काम कर रहा है तो आगे भी ये हो सकता है। जमीन जैसे पटवारी बन गए तो नामांतरण, बंटवारे, सीमांकन, ये बहुत सारी जमीन संबंधी काम होता है राजस्व विभाग में। तो बहुत से लोग हमारे पिताजी के पास आके बात भी करते थे, यार तुम्हारा लड़का पटवारी है, बहुत अच्छा, गांव में कोई ऐसा कोई पढ़ा लिखा सर्विस में नहीं है। एक मैं विशेषता बता दूं कि मेरे गांव में सबसे पहले यदि 8वीं पास करने वाला तो मैं हूं और 10वीं पास करने वाला भी मैं हूं, और यदि शासकीय नौकरी में आया तब भी मैं हूं। तो उस गांव की, एक गांव को नाम रोशन करने वाला कहो या उस गांव की अच्छी पहचान बनाने वाला मैं ही था। तो बहुत से लोग आके पूछते थे, क्लास बात करते थे, यार बहुत अच्छा यार आपने पढ़ाया लिखाया। तो मेरे पिताजी ने बातों बातों में कुछ बोल दिया था कि एक दिन में मैं मेरे बच्चे को तहसीलदार बनाऊंगा। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर क्योंकि उनका एक सपना था कि पटवारी बन गया तो मैं एक रोज तहसीलदार भी बनाऊंगा। तो उनका सपना उनके रहते हुए आज नहीं है,
उनका आज 4 साल किस लगभग हो गए, वो स्वर्गलोक को पधार गए। पर उनके रहते उन्होंने उनका सपना मैंने पूर्ण किया, तहसीलदार का प्रभार लिया, और उनको उनके सपने अनुसार मैंने उस समय एक पीली बत्ती मिलती थी गाड़ी में तहसीलदार को, और जब मैं खेतिया पानसेमल में था, तहसीलदार का प्रभार था, और पीली बत्ती लेकर मैं उनको मेरी गाड़ी में बिठाया। तो ये सपना है कि सपना देखना और सपने के अनुसार काम करना, और ये सपना तो मैंने पूरा किया। क्या उनका ये सपना था कि ये सास की सेवा में आ गए तो पूरे परिवार को भी अच्छे रास्ते पे ले जाए। तो आज उनका ऐसा आशीर्वाद और उनका सपने को साकार करते हुए मैं आज इस जगह पे हूं कि आज मेरे परिवार में 5 लोग हम सास की सेवा में हैं, और पूरे परिवार कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति की ओर जा रहा है। जैसे इसी ग्रुप में आपने देखा होगा, सबसे छोटा वाला भाई है कुंवर सिंह मंडलोई, हमारी सरनेम अलग अलग हम लिखते हैं, पर वो सबसे छोटा भाई है। जब मैं सेवा में आया, वो 5वीं पास किया था, 6ठी क्लास में गया था वो शहर में आने से डरता था वो, क्योंकि मेरे मदर फादर का सपना था कि ये बच्चों को पढ़ाए, साथ में रखे। तो मैंने साथ में रखकर इनको खरगोन में पढ़ाया, तो ये बहुत डरते थे, शहर में आने से भी डरते थे, क्योंकि उनको पढ़ाया और उनका सपना था, तो उनको पढ़ा लिखा कर उनको भी नौकरी दिलाई। आज वो भी, उसको भी 20-22 साल नौकरी में हो गए। एक छोटे वाला भाई है, उसका वो भी सेवा में है, वो भी न्यायालय में काम करता है। यही मंडलोई जी की मिसेस है, वो टीचर है। मेरी बालिका ने MBBS कर लिया है, MBBS हो गया उसका 1 साल का, अभी वो चल रहा है। दूसरी एक छोटे वाले भाई की बालिका दतिया में MBBS कर रही है। तो ये जो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने या हमने जो सपना देखा था, उस सपने पे काम करेंगे और उस राह पे चलेंगे, तो कहीं ना कहीं सपने भी हमारे पूरे होते हैं। टारगेट भी हमें लेना चाहिए। कोई भी असफलता ही सफलता की दिलाती है। ठोकर लगना मतलब बुरा नहीं है, वो ठोकर हमें सचेत करती है कि आप सचेत हो जाओ कि आगे आपको इस प्रकार के आप गलती ना करो, और उसी ठोकर से कहीं ना कहीं शिक्षा मिलती है। तो मैंने नेटवर्किंग के बारे में बताया कि मेरे 33 साल के इसमें मुझे जो नहीं मिला है, वो इस केंगन के इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ में अभी शामिल हुआ, उससे मुझे कितना अर्न हुआ है और 33 साल में कितना मिला, उसका भी मैंने तुलना बताई। केंगन ही क्यों, केंगन एक बहुत हर परिवार के लिए आवश्यक है। और सपने यहाँ तक आ गए। आप में अगले मेरे सपने भी है कि सपना एक था कि मकान बनाना, मकान भी बनाया, 4 व्हीलर गाड़ी लेना, गाड़ी भी ले ली है। अब मेरा सपना है कि मैं अब कहीं ना कहीं घूमने जाऊं, विदेश भी जाऊं। तो विदेश जाने के लिए मैंने, जैसे अभी हमारी मंसूर की टीम मलेशिया जा रही, तो मैं मेरा सपना है कि अगले टूर में मैं भी मलेशिया जाऊं और वहां से एम गार्ड मेरी टीम के लेके आओ। और ये मेरा टारगेट भी है और मेरा सपना भी है। तो समय हो गया है, क्योंकि समय का भी ध्यान है, और मेरे भी मैसेज भी आ रहे हैं, मुझे भी हैदराबाद जाना है। ये इलेक्शन की जो EVM मशीनें हैं, ये लेके जाना है। 9 बजे मुझे ऑफिस जाना है, समय भी हो गया है। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूं, और आपका सपोर्ट, आप लोगों द्वारा मुझे ये 30-40 मिनट सुना, और मेरी यात्रा से यदि किसी को
कोई इस राजस्व विभाग की, जैसे राजस्व विभाग में हूँ और इस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के है, उसमें किसी प्रकार के किसी को कोई मार्गदर्शन लेना, नामांतरण बंटवारे के संबंध में पूछना है तो मेरे मेरा मोबाइल करके पूछ सकते हैं। और इसमें किसी प्रकार का कोई किसी को पूछना है, सवाल है, जवाब है, तो मैं उसको 5 मिनट और दे सकता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मामा, थैंक यू मामा जी। मैं आपसे थोड़ा सभी की तरफ से एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे प्रशासनिक अधिकारी है और आपके पास ये जितने भी 100 से अधिक ग्राम है और उसके ऊपर आप पूरा उसी पूरे गांव को आप संपर्क में रहते हो, आपके जो कर्मचारी सबको संपर्क में रखते हैं, सभी को ध्यान में रखते हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद भी अगर आप जैसे तहसीलदार का पद बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि मैं तो पटवारी हूँ तो मुझे मालूम होता है कि यार पटवारी और तहसीलदार क्या होता है। तो तहसीलदार की तो जिम्मेदारी ऐसा होता है कि तहसील का राजा होता है ना। जैसे जिले में कलेक्टर साहब होते हैं वैसे तहसील के तहसीलदार होते हैं। पर इतना बड़ा पद होने के बाद भी आप कहीं डेमो दिखाने जाते हैं, कहीं बातचीत करने जाते हैं, तो आपको कैसे फीलिंग होती है? ये जैसे बताया आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्योंकि कई कई अधिकारी कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि यार मैं इतने बड़े पद पे हूँ तो लोगों को कैसे डेमो दिखाऊं, या फिर कैसे उनसे बात करने जाऊं, कैसे फॉलोअप लूं। तो उनको थोड़ा नर्वस होते हैं कि यार मैं इतने बड़े पद पे होने के बाद कैसे क्या करूं। लेकिन आप तहसीलदार होने के बाद भी डेमो भी दिखाने जाते हैं, फॉलोअप लेने भी जाते हो, तो वो आपके बीच में कैसे, आपको कैसा अंदर से फीलिंग होती है? ये भी जो है मेरे पास 134 गांव है और 60 पटवारी है, 178 कोटवार है। ये भी एक मेरा नेटवर्क है, ये समझो जैसे अपना केंगन का नेटवर्क है। केंगन में अपन रहकर केंगन पे बात करते हैं, नेटवर्किंग की बात करते हैं, ये भी एक नेटवर्किंग ही है हमारा, क्योंकि ये हमें एक प्रोटोकॉल के तहत जिम्मेदारी सौंपी गई है। और जैसा आपने कहा कि अब एक संवैधानिक पद पर होकर डेमो दिखाने जाते हैं, तो मैं इसे मेरे इसमें मैं ऐसा ये नहीं मानता हूं कि बहुत से अधिकारियों के देखने के बाद उनको लगता है कि उनके मन में एक ऐसा आता वो रहता है कि वो अपने आप को एक अधिकारी समझते कि यार ये काम क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे जब मैंने इसको समझा और ये समझने के बाद मुझे एक बहुत अच्छा वो लगा कि किसी का, जैसे कहते हैं ना कि बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी जानकारी का अभाव। मैंने हमें टारगेट मिलता है स्कूलों में भी परेड लेने का, हर महीने एक एक स्कूल में जाने का वो भी मिलता है। मैं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट के बीच में जाके परेड भी लेता हूँ, मैंने 2-4 बार लिया भी है। और मैं इसी टॉपिक पे काम मैंने बच्चों को बताया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसका कोई भी वो नहीं है कि मैं एक तहसीलदार के पद पर होकर कैसे डेमो बताऊंगा, कैसे फॉलोअप करूंगा। मैं जाके ये बताता हूँ कि मैं ना तो डॉक्टर हूँ, न इंजीनियर, न वैज्ञानिक हूँ। मैंने इससे जो बेनिफिट लिए थे मुझे अच्छा लगा, वही मैं आपको बताने आया। और अच्छी चीज को बताने में कोई शर्म नहीं, किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं। तो मैं यही बात रखता हूँ, सबसे पहले परिचय देता हूँ तो यही रखता हूँ कि मैंने इंजीनियर, डॉक्टर, ने वैज्ञानिक हूँ। मैं भी आपके बीच से एक छोटा सा वो हूँ, लेकिन मैंने इस चीज को देखा, समझा और इस चीज से जो बेनिफिट मिला वही मैं आपको बताने आया हूँ। और आप इस चीज को देखोगे, समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि सही मायने में हम क्या है और हम क्या कर रहे हैं और हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो मुझे जैसे कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब के नीचे हमारा पूरा राजस्व का वो आता है। और मुझे ये बहुत अच्छा एक मैंने अपने आप में महसूस करता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी चीज को लेके, बहुत अच्छी चीज हेल्थ की चीज उसको लेके चल रहा हूँ। और मुझे इसमें किसी प्रकार का कोई घमंड या वो नहीं है। तो
ठीक है। इसमें टाइम भी निकालता थैंक हूँ यू। लोग, और बहुत अच्छा थैंक यू लगता मामा है जी। मुझे। हाँ, ओके। मलगाया जी आए हैं। मलगाया जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। आपसे थोड़ी सी, हमारे ग्रेट लीडर भी है, काफी सहयोग भी हमको मिलता है उनसे, क्योंकि हम भी जाप में हैं, आप भी जाप में हो, मैं भी जाप हूँ, तो हमारी टीम के ग्रेट लीडर भी है और काफी हमारा सहयोग करते हैं। तो मैं उनसे आपसे रूबरू करवाता हूँ। तो मैं मलगाया जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। मलगाया जी, आप आपकी बात रखें थोड़ी। मलगाया जी, आप। जी जौहर साहब, जी सर। तब तक राम बदन जी नहीं आ रहे थे, राम माधव पटेल जी आ रहे थे। यार जी जी अभी सर को मैं सुन रहा था। जी सर्वप्रथम तो हम पूरी टीम से सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सबने इतना व्यस्तम समय में भी जूम में आते हैं रेगुलर, और आज प्रॉपर फोकस हो करके उन्होंने पूरा सेशन डिलीवर किया। वाकई सर, मैं आपको पूरा सुन रहा था तो आपकी बातों से कभी कभी ऐसा लग रहा है मेरी आंखें नम हो रही थी। जिस तरीके से आपने बताया अपने परिवार के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, अपने सपनों के बारे में, कि भाई आप पहले एक जॉब में थे, और देखो सपना एक इंसान को जो वो चाहता है वहां तक पहुंचा देता है। तो सपना देखना जरूरी है ना। आपने सपने देखे तो आप, है ना, पटवारी से आप तहसीलदार बने आप। तो वाकई एक गर्वान्वित करने वाला क्षण था और बड़ा अच्छा लगा, है ना। थैंक यू सर। कहते हैं ना कि आपकी जो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस हैं, उनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। एक होता है आउटर मोटिवेशन, कि आप कहीं से आए मोटिवेट होकर के और आप काम करने लगे, वो टेम्परेरी होता है। लेकिन जो आपकी जिंदगी, है ना, परिवार, कंडीशन, जिन परिस्थितियों से आप निकल के आए, वो जो मोटिवेशन है वो परमानेंट मोटिवेशन होता है। और यही कारण है कि अभी भी वो आपको मोटिवेट करके रखा हुआ है। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, समझ सकता हूँ। वो जो चीज मोटिवेशन होती है ना, तो बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जो हमारी पारिवारिक, जो हमारी कंडीशन मोटिवेशन देती है यार, अपन को अपनी एक इस दुनिया में बिल्कुल 360 डिग्री चेंज लाना है ना। जिस तरह से आपने बताया कि भाई परिवार में आज बिटिया एमबीबीएस कर रही हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सब मतलब कहते ना कि एक इंसान के बदलने से, एक इंसान के कदम उठाने से, एक इंसान के मतलब एक इंसान की हिम्मत से उसके पूरे परिवार, पूरे समाज को हिम्मत मिलती। तो आपने हिम्मत करी, तो आज आपका पूरा जो परिवार, समाज, रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, उनको एक हिम्मत मिल रही। और इंसान के जीवन में इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जिस दिन आप लोगों के लिए हिम्मत बन जाए, आपके जीवन, आपके कार्य लोगों को एक हिम्मत देने लगे, आपका जीवन सफल हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, और हमें गर्व होता है कि आप जैसे शख्सियत हमारे साथ में है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राम सर। सर, मैं मलगाया जी, अब आपकी बात रखिएगा थोड़ी। फिर काफी सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्राउड फीलिंग होता है जब आपके साथ से हमको भी कुछ न कुछ बड़ा करने का मौका मिलता है। जब जब भी आपके साथ हम काम के लिए आए हो, टीम में वर्क किया, तो लगा कि आप कैसे समय मैनेज करते हैं। मतलब जैसा चंपालाल जी ने कहा कि तहसीलदार एक राजा होता है तहसील का, तो राजा के साथ जब आप काम करते हैं तो एक अलग ही एटीट्यूड हमारे अंदर आ जाता है। और दूसरी चीज, जब कल आपसे बात हुई कि सर कल आपको सेशन, आपका सेशन है, आपको लेना है, तो आपने पलक झपकते हाँ लेंगे ना बोले, और जबरदस्त लेंगे। जबकि कई हमारी टीम के ऐसे साथी हैं जिनको सेशन के लिए बोलो अरे आज मैं बाद में ले लूंगा, कल ले लूंगा। तो यहाँ से मुझे एक सीख मिली कि जीवन में जब अवसर मिले
आपने फिर मुझे और 440 वाट का करंट दे दिया कि आपने कहा कि मुझे मलेशिया जाना है। यहाँ मैं अपने शिक्षा लीडर्स को बोल रहा हूँ कि यार अपने को मलेशिया जाना है, तो वो मलेशिया के लिए अभी ही हाँ कर रहे हैं। मतलब क्या क्या आपके ड्रीम्स किस लेवल पर आप उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। सच में लगता है कि आप कोई जाए ना जाए डेजर्ट, लेकिन आप जरूर जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर हम पिछले 3-4 साल से जो बर्निंग डिजायर देख रहे हैं अपने काम के प्रति, वो सारे सवालों के जवाब दे देती है। इसके बाद भी यदि कोई रेसिडेंट करके कोई सवाल आपसे पूछे तो मुझे तो नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ना चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपकी स्टोरी और आपके काम के तरीके और आपके ड्रीम और उसके टारगेट हैं, जो आप अपने आप को स्वयं को देते हो हर फील्ड में। आप रेवेन्यू विभाग में करते हैं तो रेवेन्यू में भी आपके काम के ऊपर आज तक कभी किसी अधिकारी ने किसी लेवल की उंगली नहीं उठाई। वैसे ही कैंगन में भी आप जिस तरीके से कर रहे हैं, सच में एक मिसाल है पूरे वाव एकेडमी के लिए, पूरी वाव एकेडमी के लिए। राइट, थैंक यू सर, दिल से धन्यवाद आपको। आज बहुत तरीके से आपने वाव के सारे लीडर्स को बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया और एक इंस्पिरेशन उनके अंदर क्रिएट किया कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो। मैं सपने देख रहा हूँ, आप भी देखो। मैं टारगेट दे रहा हूँ, तुम भी टारगेट हो। मैं एक पटवारी था, सपना देखा था मैंने तहसीलदार का, डेफिनेटली पूरा हुआ। थैंक यू सो मच सर, आज आपको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और एक और अगला सपना है, समय का ध्यान रखते हुए सर को ब्रीफ दिया जाए। जी थैंक अगला यू सपना मलगाय एक जी। और है कि मैं तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर बनूंगा। अभी मेरी 7 साल की सेवाएं बची और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और इस कैंगन में रहते हुए मैं ये भी सपना देखता हूँ 6-3 तक पहुंचने की, बिल्कुल ये टारगेट रहेगा। थैंक यू आप सभी का। सर मैं अभी हमारे कई पार्टिसिपेट का क्वेश्चन है। लाल साहब राव से मैंने अनम्यूट किया है आपको, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी बात रखिए। रोहन साहब थोड़ा सा देखिए कि मामा जी को जो है हैदराबाद जाना है ना, चुनाव वाला काम है। जी मशीन जी सर जी नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते सर जी नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर। सर आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा आपका। थैंक यू सर। जी सर।